हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। हम कर रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। अब तक हमने 4 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। अब है हमारा लेक्चर 5। तो हमने क्या कुछ कवर किया है अब तक? हमने सेक्शन 6 तक कवर कर लिया है, जहां पे हमने लास्ट लेक्चर में किया था सेक्शन 5 एंड 6। 6 में हमने किया था डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेस जस्टिस। तो जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं उनके रिलेटेड सीरीज हमारी चल रही है। तो अब है हमारा सेक्शन 7, 8 एंड 9। आज के हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे सेक्शन 7, 8, 9, जिसमें बाकी सारे रेलेवेंट फैक्ट्स के बारे में बात की गई है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास सेक्शन 7। ये बात कर रहा है फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू। तो हमने जो ये सेक्शंस हैं, इनमें प्री के लिए हमने क्या चीज याद रखनी है? ये वर्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे लिए ओकेजन। तो कहते अगर कोई ओकेजन होती है वो भी एक रेलेवेंट फैक्ट है, अगर वो फैक्ट इन इशू के साथ रिलेटेड है। ओकेजन, सेकंड इज कॉज, थर्ड इज इफेक्ट। 1 ओकेजन, 2 इज कॉज, थर्ड इज इफेक्ट, फोर्थ इज अपॉर्चुनिटी एंड फिफ्थ इज स्टेट ऑफ थिंग्स। ठीक है जी। तो कहते हैं ओकेजन क्या होती है? ओकेजन जो है वो विक्टिम भी क्रिएट कर सकता है, वो जो एक्यूज्ड है वो भी क्रिएट कर सकता है। कि अगर कोई भी एक्ट है वो करने के लिए किसी पर्सन को कोई ओकेजन मिली है तो वो क्या होगा? एक रेलेवेंट फैक्ट होगा। जैसे इसमें एग्जांपल्स भी आएंगे कि कोई पर्सन है वो किसी फेयर में चला गया, तो फेयर में जाना ये एक ओकेजन हो गई, वहां पे उसका पर्स चोरी हो जाना तो वो एक अपॉर्चुनिटी थी, वो दूसरे पर्सन ने ग्रैब कर ली। तो इसी के साथ ये हमारा अपॉर्चुनिटी वाला पॉइंट भी कवर होता है। तो ओकेजन क्या है? हम किसी जगह पे गए हैं तो वो ओकेजन होगी। ये विक्टिम या एक्यूज दोनों में से कोई भी क्रिएट कर सकता है। उस ओकेजन को अगर यूज कर लेता है कोई पर्सन तो वो बन जाती है उसकी अपॉर्चुनिटी। ठीक है। तो ये फेयर वाली एग्जांपल में भी क्या है कि कोई पर्सन कहीं पे गया है तो वो ओकेजन हो गई। उसके पास एक पर्स था, वो पर्स उसने पॉकेट में डाला हुआ था, उसको किसी ने चोरी कर लिया तो वो चोरी करना, वो सेकंड पर्सन है, उसने उस अपॉर्चुनिटी को यूज कर लिया, तो वो भी एक रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट आता है इसमें कॉज और इफेक्ट। कहते अगर कोई कॉज है, कोई रीजन है कोई एक्ट करने का, तो वो भी क्या है? रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। ये इसको हम अच्छे से करेंगे मोटिव के साथ, क्योंकि कॉज और मोटिव का अगर हम मीनिंग देखें तो ऑलमोस्ट सेम सा ही लगता है। इफेक्ट कहते अगर किसी चीज का इफेक्ट आया है तो वो भी रेलेवेंट फैक्ट होगा। इफेक्ट कैसे? अगर 2 पर्सन्स की लड़ाई हुई है तो जहां पे उनकी लड़ाई हुई है, अगर रोड थी वहां पे लड़ाई हुई है तो वहां पे एक कार खड़ी है, अगर कार पे कोई डेंट पड़ जाता है कि वो उस कार में लगे हैं तो वो क्या होगा? इफेक्ट आ जाएगा। उसका पर्सन को चोट लगी है तो ये उसका इफेक्ट आ जाएगा। तो ये एक रेलेवेंट फैक्ट होगा। चाहे कहते वो इमीडिएट है चाहे अदरवाइज, चाहे इमीडिएट है चाहे नहीं है, तब भी वो रेलेवेंट माना जाएगा। ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स और फैक्ट इन इशू और विच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर विच दे हैपेंड। या फिर कहते हैं कोई स्टेट ऑफ थिंग्स है, जैसे कोई चीज ना बार बार हो रही है तो वो स्टेट ऑफ थिंग्स हो जाएगी। जैसे एक पर्सन एक रोड से जा रहा है, उसी रोड पे उसका एक्सीडेंट हो जाता है, फिर सेकंड पर्सन गया उसका भी हो गया, थर्ड गया उसका भी एक्सीडेंट हो गया। तो ये क्या है? स्टेट ऑफ थिंग्स है कि बार बार कोई चीज हो रही है, तो वो चीज भी क्या बन जाएगी? रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। फिर आता है ये अपॉर्चुनिटी, हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अपॉर्चुनिटी फॉर देयर अकरेंस और ट्रांजैक्शन आर रेलेवेंट। तो कहते हैं ये सारे फैक्ट्स क्या होंगे? ये रेलेवेंट फैक्ट्स होंगे। तो सेक्शन 7 में 5 फैक्ट्स हैं। पहला ओकेजन, उसके साथ अपॉर्चुनिटी, फिर कॉज, इफेक्ट एंड फिफ्थ इज स्टेट ऑफ थिंग्स। इसकी इलस्ट्रेशंस आती हैं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन है कि क्वेश्चन क्या है कि वेदर ए रोब्ड बी, के ए ने बी को लूटा या नहीं। द फैक्ट दैट शॉर्टली बिफोर द रॉबरी बी वेंट टू अ फेयर विद मनी इन हिज पोजेशन एंड दैट ही शोड इट और मेंशन द फैक्ट दैट ही हैड इट टू थर्ड पर्सन आर रेलेवेंट। ठीक है जी। जो हमने फेयर वाली एग्जांपल की है ये सेम एग्जांपल है। Second है the question is whether A murdered B. Marks on the ground produced by strangle at or near the place where the murder was committed are relevant facts. तो कहते जो भी मार्क्स थे ग्राउंड पे वो भी relevant facts होंगे। तो ये इफेक्ट में आएगी आपकी एग्जांपल, ये ओकेजन में।
नेक्स्ट है, द क्वेश्चन इज वेदर ए पॉइजन बी द स्टेट ऑफ बीज हेल्थ बिफोर द सिम्टम्स ascribed टू पॉइजन एंड हैबिट्स ऑफ बी नोन टू ए which afforded an opportunity for the administration of poison are relevant facts। तो जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको वो क्या होंगे, रेलिवेंट फैक्ट्स होंगे। आपको ये एग्जांपल्स अच्छे से याद होनी चाहिए कि कौन से सेक्शन में ये फॉल कर रहे हैं, किस टॉपिक से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 8, ये बात कर रहे हैं मोटिव, प्रेपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। तो सेक्शन 8 में 3 वर्ड्स हैं, मोटिव, प्रेपरेशन एंड कंडक्ट। तो मोटिव हमने देखा था कि सेक्शन 7 है, वहां पे कॉज दिया हुआ है, सेक्शन 8 में मेंशन किया हुआ है मोटिव। एनी फैक्ट इज रेलिवेंट विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट्स अ मोटिव और प्रेपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। तो मोटिव एंड प्रेपरेशन कहते क्या है, रेलिवेंट है। ये नंबर 1, नंबर 2 एंड कंडक्ट इज नंबर 3। तो तीनों वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। तो कहते हैं मोटिव एंड प्रेपरेशन भी रेलिवेंट होगा। मोटिव कि अल्टीमेटली किस ऑब्जेक्ट के लिए पर्सन ने ये काम किया। कॉज जो होता है वो इमीडिएट रीजन होता है कोई भी काम करने का। मोटिव के अल्टीमेटली बंदे ने किस पर्पस के लिए ये काम किया है, तो वो मोटिव में कवर होगा। फिर आता है इसका प्रेपरेशन। तो कहते हैं प्रेपरेशन क्या है, अगर किसी ने मर्डर करना है तो उसने किसी शॉप से पॉइजन ली है, तो जिस शॉप से उसने पॉइजन ली है वो क्या होगी, उसकी प्रेपरेशन होगी। या किसी ने नाइफ खरीदा है तो वो प्रेपरेशन में फॉल कर जाएगा। ठीक है जी। कंडक्ट, तो कहते हैं जो पार्टीज है उनका कंडक्ट भी रेलिवेंट है। पहले वाला कंडक्ट भी, जो ऑफेंस किया उससे पहले वाला भी और ऑफेंस के बाद वाला भी। तो पहले वाला कंडक्ट क्या हो गया कि वो थोड़ा सा डरा हुआ था कि उसने कोई मर्डर करना है, तो वो इधर उधर देख रहा है, तो वो कंडक्ट प्रीवियस वाला हो गया। मर्डर कर दिया उसके बाद वो भाग रहा है, तो वो उसका सबसीक्वेंट कंडक्ट हो गया। ऑफ एनी पार्टी और एनी एजेंट टू दैट पार्टी। तो एजेंट वाला वर्ड हमारा सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए कवर होगा। टू एनी सूट और प्रोसीडिंग्स इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग्स। तो कहते हैं जो पार्टीज का कंडक्ट है या उनके एजेंट्स का कंडक्ट है उसको भी हम रेलिवेंट मानेंगे। और इन रेफरेंस टू एनी सच फैक्ट इन इशू देयर इन और रेलिवेंट फैक्ट देयर टू एंड द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एन ऑफेंस अगेंस्ट whom इट इज सब्जेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग इज रेलिवेंट। तो कहते हैं जिस पर्सन के अगेंस्ट हो रहा है जो उसका कंडक्ट है उसको भी हम क्या मानेंगे, रेलेवेंट फैक्ट मानेंगे। इज इफ सच कंडक्ट इन्फ्लुएंसेस और इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। तो कहते हैं जो कंडक्ट है वो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, वेदर दैट इज प्रीवियस और सब्सिक्वेंट, जो हम अभी करके हटे हैं, चाहे पहले का कंडक्ट है चाहे बाद का। तो जो क्वेश्चन बन सकता है कि जो कंडक्ट है वो सिर्फ प्रीवियस रेलेवेंट है या सब्सिक्वेंट रेलेवेंट है या दोनों ही रेलेवेंट है, तो दोनों ही रेलेवेंट हैं। जो इनमें से क्वेश्चंस भी बनते हैं वो ये पर्टिकुलर जो इनके वर्ड्स हैं उन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो इलस्ट्रेशंस हैं उन पे प्री के क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसी में 2 एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सेक्शन 8 में कितनी एक्सप्लेनेशंस हैं, तो सेक्शन 8 की 2 एक्सप्लेनेशंस हैं। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन कंडक्ट के बारे में ही बात कर रही है, दोनों एक्सप्लेनेशन कंडक्ट की रिलेटेड है। पहली जो है एक्सप्लेनेशन वो क्या बात कर रही है, द वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट्स unless those statements accompany and explain acts other than statements, but this explanation is not to affect the relevancy of statements under any other section of this act। तो कहते हैं कंडक्ट का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि बंदे ने कोई स्टेटमेंट दी है, सिर्फ स्टेटमेंट्स को हम कंडक्ट नहीं मानेंगे, बट अगर वो स्टेटमेंट्स हैं वो एक्सप्लेन कर रही हैं बंदे के किसी भी एक्ट को अदर देन स्टेटमेंट, तो वो कंडक्ट में मानी जाएंगी। बट कहते कि अगर यहाँ पे हम उस स्टेटमेंट को रेलेवेंट नहीं मान रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी और सेक्शन में भी रेलेवेंट नहीं होगी। अगर कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट है वो सेक्शन 8 में फॉल नहीं कर रही तो हो सकता है वो 9, 10, 11 किसी और सेक्शन में फॉल कर जाए। तो कहते हैं यहाँ पे अगर फॉल नहीं कर रही इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी और सेक्शन में भी फॉल नहीं करेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है इसमें सेकेंड एक्सप्लेनेशन, व्हेन द कंडक्ट ऑफ any person is relevant, any statement made to him or in his presence and hearing which affects such conduct is relevant। तो कहते हैं कि स्टेटमेंट दी गई है, एक पर्सन ने एक एक्यूज्ड पर्सन है, एक कोई वैसे पर्सन खड़ा है, जो दूसरा पर्सन खड़ा है उसने कोई स्टेटमेंट दी है, उससे जो एक्यूज्ड पर्सन है उसका जो कंडक्ट है वो शो हो रहा है, तो वो भी रेलिवेंट है। यहां पे क्या है, स्टेटमेंट प्लस कंडक्ट
ये सेम पर्सन का है। ठीक है जी। जो एक्सप्लेनेशन 2 है वहां पे क्या है, स्टेटमेंट एक पर्सन ने दी है और कंडक्ट दूसरे पर्सन का है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशंस को अगर आपने याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हो कि एक्सप्लेनेशन 1 में जो स्टेटमेंट है और कंडक्ट है वो एक ही पर्सन का है, 2 में जो है वो 2 डिफरेंट पर्सन हैं। एक पर्सन ने स्टेटमेंट दी है, उसके बेसिस पे दूसरे पर्सन का कंडक्ट शो हो रहा है, तो वो रेलेवेंट चीज है। इसकी एग्जांपल्स भी करेंगे हम। तो इसकी फर्स्ट एग्जांपल जो है वो बात कर रही है ए इज tried for the murder of B. The fact that A murdered C, that we knew that A had murdered C, and that B had tried to extort money from A by threatening to make his knowledge public are relevant. तो कहते A का ट्रायल चल रहा है B के लिए कि B का उसने मर्डर कर दिया। तो फैक्ट्स क्या है कि A है जो उसने C का भी मर्डर किया था एंड B को ये फैक्ट का पता था, तो कहते ये चीज क्या होगी, तो उसी बेसिस पे जो क्या था बी ने ए से पैसे मांगे थे, तो कहते हैं ये चीज क्या होगी, ये रेलेवेंट होगी। ठीक है, तो ये उसका क्या हो गया, मोटिव हो गया पर्सन का कि उसने क्यों किसी का मर्डर किया है, क्योंकि वो उससे मनी एक्सटॉर्ट कर रहा था। नेक्स्ट आ गया इसमें ए सूज बी अपॉन अ बॉन्ड फॉर पेमेंट ऑफ मनी, बी डिनाइज द मेकिंग ऑफ द बॉन्ड, द फैक्ट दैट एट द टाइम व्हेन द बॉन्ड वाज alleged टू बी मेड बी रिक्वायर्ड मनी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। तो कहते हैं उसको किस पर्पस के लिए मनी चाहिए थी, तो उसका जो पर्टिकुलर पर्पस है वो यहाँ पे रेलेवेंट होगा कि उसको सच्ची में मनी चाहिए थी। तो यहाँ पे पॉइजन वाला आ गया कि पर्सन ने डेथ से पहले जो पॉइजन थी वो कहीं से ली थी, तो वो उसकी प्रेपरेशन में आ जाएगा। ठीक है जी। इसकी जो सारी इलस्ट्रेशंस हैं वो पढ़नी जरूरी है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो डायरेक्टली आपको इस सेक्शन में से बहुत से क्वेश्चंस प्री के लिए मिल जाएंगे जो इलस्ट्रेशंस में से आए हुए हैं। यहां पे हम करेंगे इसकी ये वाली इलस्ट्रेशन जो हमारी कंडक्ट के साथ रिलेटेड है। द क्वेश्चन इज वेदर ए ओज बी ₹10,000, द फैक्ट दैट ए आस्क्ड सी टू लेंड हिम मनी एंड दैट डी सेड टू सी इन एज प्रेजेंस एंड हियरिंग, आई एडवाइज यू नॉट टू ट्रस्ट ए for he owes B 10,000 rupees and that A went away without making any answer is relevant fact। तो यहाँ पे क्या है, एक बंदे ने स्टेटमेंट दी है, उसने कहा है कि आप उस पर ट्रस्ट ना करो, तो ये स्टेटमेंट सुन के जो एक्यूज पर्सन है वो वहां से चला गया, तो ए वहां से चला गया। एक बंदे ने स्टेटमेंट दी है, दूसरे का कंडक्ट शो हो गया, तो कहते हैं ये भी क्या होगा, यहाँ पे रेलेवेंट माना जाएगा। तो ये एक ये वाली इलस्ट्रेशन है। द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज रॉब्ड, द फैक्ट दैट सून आफ्टर द alleged robbery he made a complaint relating to the offense, the circumstances under which and the terms in which the complaint was made are relevant under section 14. The fact that he said he has been robbed without making any complaint is not relevant as conduct under this section, though it may be relevant as dying declaration अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 1 और कॉरोबरेटिव एविडेंस अंडर 157। तो कहते अगर कोई पर्सन बोल रहा है कि उसके साथ रॉबरी हुई है, तो वो अपना कंडक्ट शो कर रहा है, उसने रॉबरी के बाद क्या की, उसने कंप्लेंट कर दी, तो वो रेलेवेंट होगी। बट कहते उसने क्या कहा कि उसके साथ रॉबरी हुई है बट उसने उस चीज की कोई कंप्लेंट नहीं की है, तो वो इस सेक्शन के अंडर कंडक्ट नहीं है। अगर तो कंप्लेंट कर देता है बंदा तो वो कंडक्ट बन जाएगा, अगर कंप्लेंट नहीं करता है तो वो सेक्शन 32 में फॉल कर जाएगा या फिर 157 में। ठीक है, रीजन जो हमने किया था कि अगर पर्सन की सिंपल स्टेटमेंट है, कहते वो सिर्फ रेलेवेंट नहीं है, अगर उसने का कंडक्ट भी है तभी वो रेलेवेंट है। तो यहाँ पे क्या कंडक्ट हो गया उसका कि उसने कंप्लेंट कर दी उस चीज की, अगर उसने कंप्लेंट कर दी स्टेटमेंट होगी उसकी, तो कंडक्ट क्या हो गया, उसने कंप्लेंट की है, तो वो रेलेवेंट होगी इस सेक्शन के अंडर।
बट कहते हैं वो सिर्फ बोल रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है कि उसके साथ रॉबरी हुई है, तो वो इस सेक्शन में रेलिवेंट नहीं है। बट अगर उसकी डेथ हो जाती है तो एज डाइंग डिक्लेरेशन यूज करेंगे हम उसको। अगर नहीं होती है तो उस केस में ये सेक्शन 157 में यूज हो सकती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेक्शन 9। ये बात कर रहा है फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलेवेंट फैक्ट्स। तो सेक्शन 9 में कितने फैक्ट्स आएंगे हमारे पास? 7 फैक्ट्स आएंगे। 7 में थे 5 फैक्ट्स, 8 में थे 3 फैक्ट्स, 9 में है 7 फैक्ट्स। तो कौन कौन से फैक्ट्स हैं? एक्सप्लेन, इंट्रोड्यूस, सपोर्ट, रिबट, आइडेंटिटी, रिलेशन ऑफ पार्टीज एंड एक और फैक्ट है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 फिक्सिंग टाइम एंड प्लेस 6 एंड 7। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये सेक्शन? फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। तो कहते हैं अगर कोई भी फैक्ट है वो किसी चीज को इंट्रोड्यूस कर रहा है या फिर एक्सप्लेन कर रहा है तो वो रेलेवेंट माना जाएगा। थर्ड आता है सपोर्ट कर रहा है या फिर रिबट कर रहा है। सपोर्ट कर रहा है कि उसके साथ का कोई एविडेंस है, कि उसके फेवर में एविडेंस है, तो सपोर्ट हो गया। रिबट क्या होगा? कि उसके अगेंस्ट अगर कोई एविडेंस है तो वो रिबटल हो गया। तो वो फैक्ट भी कहते हैं क्या होगा? रेलेवेंट होगा। फिफ्थ आता है आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन। अगर कहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन हो रही है किसी की, तो आइडेंटिफिकेशन भी क्या है? रेलेवेंट फैक्ट है। इसको हम बोलते हैं TIP। कई बार होता है ना कि किसी पर्सन ने मर्डर किया है, एक बंदे ने उसको मर्डर करते हुए देखा हुआ है, तो उसकी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होती है। तो विटनेस जो होते हैं, जो एक्यूज पर्सन है, उसको देखते हैं और देख के बताते हैं कि यही पर्टिकुलर पर्सन है या नहीं। तो इसकी कुछ गाइडलाइंस भी हैं, जैसे कि पर्सन को 10:1 में खड़े करते हैं एक लाइन में, सेम कंप्लेक्शन वाले होने चाहिए पर्सन, सेम हाइट होनी चाहिए, उनके जो क्लोथ्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम रखते हैं, और उनकी पोजीशंस अगर 2-3 विटनेसेस हैं तो एक विटनेस के जाने के बाद दूसरे उनकी पोजीशंस चेंज की जाती हैं, सो दैट कि आपस में जो विटनेस हैं वो बात करके ये ना कर दें कि एक पर्टिकुलर पर्सन पे ही पॉइंट आउट ना कर दें। तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इसी सेक्शन के अंडर होती है। तो कहते हैं जो आइडेंटिटी है वो किसी थिंग की भी हो सकती है, किसी पर्सन की भी हो सकती है। तो इसके साथ एक क्वेश्चन आता है कि क्या फोटो है उससे हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं? तो यस, किसी को पर्सन की आइडेंटिफिकेशन हम फोटो से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें टू फिक्स द टाइम एंड प्लेस एट विच एनी फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट हैपेंड। तो कहते हैं अगर कोई चीज क्या है, कोई टाइम या प्लेस को फिक्स कर रही है, वो भी क्या होगा? रेलेवेंट फैक्ट होगा। जैसे क्या होता है, जो हमारी रिपोर्ट्स आती हैं कि पर्सन की डेथ किस पर्टिकुलर टाइम पे हुई, तो वो रेलेवेंट फैक्ट होगा। जो डॉक्टर की मेडिकल MLR रिपोर्ट होती है तो वो भी रेलेवेंट फैक्ट होगा। उसके बाद आता है विच शो द रिलेशन ऑफ पार्टीज। अगर कोई चीज क्या है, पार्टीज का रिलेशन शो करती है तो वो भी रेलेवेंट फैक्ट है। तो इसमें क्या आ जाएगा? जैसे DNA हो गया, DNA रिपोर्ट से हमें जो फादर और बेटा या बेटी है उसका रिलेशन पता चलता है, तो वो रेलेवेंट फैक्ट है। आर रेलेवेंट इन सो फार एज दे आर नेसेसरी फॉर दैट पर्पस। अगर कहते वो नेसेसरी हैं तो वो क्या होगा? रेलेवेंट फैक्ट होगा। तो सेक्शन 9 में कितने फैक्ट्स आते हैं? 7 टोटल फैक्ट्स आते हैं। पहला है इंट्रोड्यूस, फिर एक्सप्लेन, फिर आता है सपोर्ट और रिबट, फिर आइडेंटिटी ऑफ पर्सन और अ थिंग होता है, या फिर आएगा फिक्सिंग टाइम एंड प्लेस, या फिर रिलेशन ऑफ द पार्टीज। तो ये हमारे इसमें फैक्ट्स कवर होते हैं। इसमें भी इलस्ट्रेशंस हैं इस सेक्शन में। ये इलस्ट्रेशन फर्स्ट वाली क्या है? द क्वेश्चन इज वेदर a given document is the will of A, the state of A's property and of his family at the date of alleged will may be relevant facts। तो कहते हैं क्वेश्चन में क्या है कि एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है वो A की विल है या नहीं। तो कहते हैं A की प्रॉपर्टी कैसी थी, कैसे उसकी फैमिली थी, जिस टाइम पे वो विल बनाई गई है, तो वो क्या होंगे? रेलेवेंट फैक्ट्स होंगे। ठीक है, बाकी की इलस्ट्रेशंस भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने पढ़नी है खुद ही। एक और इलस्ट्रेशन करवाते हैं आपको। A accused of theft is seen to given
the stolen property to B, who is seen to give it to A's wife. B says as he delivers it, A says you are to hide this. B's statement is relevant as explanatory of the fact which is part of transaction. तो ये explanatory fact हो गया। A ने A के ऊपर चार्जेस हैं कि उसने थेफ्ट की है, तो स्टोलन प्रॉपर्टी उसने B को दी है, एंड B क्या करता है, वो प्रॉपर्टी को डिलीवर करता है टू A's वाइफ, एंड साथ में वो क्या बोलता है कि आपको इसको छुपा के रखना है। तो जो B की स्टेटमेंट है, कहते हैं वो एक्सप्लेन कर रही है इस चीज को कि ये चीज सच्ची में हम लोगों ने थेफ्ट की है, तो ये रेलेवेंट हो जाएगी सेक्शन 9 के अंदर। इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू।